चला आता आपण एक हायड्रोजन ॲटम बघू. सिंपल ॲटम ज्याच्यामध्ये एक प्रोटॉन आणि एक इलेक्ट्रॉन असतो. ठीक है, सिंपल है. क्या है? कर लिया ना ये एटम मोलिक्यूल न्यूक्लियर कल पिछले लेक्चर में. फ्राइडे. हाँ तो एटम शूट कर रहे हैं. एटम क्या है लेसन का नाम? एटम एटम. देखो, तो फिर हाइड्रोजन एटम होता है. तो हाइड्रोजन एटम सबसे इजीएस्ट एटम होता है तुम्हारे मतलब पूरे सिस्टम स्ट्रक्चर का. तो इसमें एक प्रोटॉन और एक बस एक इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, तो अगर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूमते रहता है. हमने पिछले टाइम देखा था कि रुदरफोर्ड ने कैसे वो मॉडल दिया. ठीक है, रुदरफोर्ड का जो मॉडल आया ना उसने ऑब्जर्वेशन कैसे किए, किस तरह से किए, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में. तो जाके देखो, आ जाएगा. फिर ये एक ऑर्बिट लगाता है तो ऑर्बिट की रेडियस होगी समझो आर. और इसका कुछ तो भी, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो कोई भी चीज जब सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट होती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगता ही लगता है. तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को दिखाया. देखो ऐसे टुवर्ड द सेंटर रहेगा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. और उसको आउटवर्ड भी रहता है, सेंट्रीफ्यूगल रहता है, वो उसको बैलेंस रहता है, बैलेंस करके रखा है उसने. तो फिलहाल यहाँ पे दो चीजें हैं. एक तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, उसके पीछे रीजन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, अब ये क्या है, ये प्रोटॉन है. ये क्या है, प्रोटॉन है. प्रोटॉन कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन रहते हैं. अब ये हमने रुदरफोर्ड ने वो कैसे डिस्कस किया था, वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट देखा था. उसने कैसे पता करा है कि सारा मास न्यूक्लियस में रहता है, वहां पे प्रोटॉन ही रहता है, इसके बारे में पूरा पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है. ठीक है, पिछला लेक्चर जाके देखो, ये क्लियर हो जाएगा कि रुदरफोर्ड ऐसे क्यों हुआ. ठीक है ना. और फिर इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो निगेटिव मास रहते हैं, जो घूमते रहते हैं. तो जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स है और ये प्रोटॉन्स है, इनके बीच में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. रोटेटिंग बॉडी अगर घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स से अट्रैक्टेड रहती है. और ये सेंट्रीपिटल फोर्स फिर किसके इतना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इतना होगा. क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स लगा है वो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को खींच रहे हैं, इसकी वजह से लगा है. बराबर है ना. तो जो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप हुआ, अरे दो चार्जेस निगेटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करते हो, अट्रैक्ट करते हैं. तो उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक. हाँ. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है, नेगेटिव. प्रोटॉन. पॉजिटिव. तो दोनों कौन सा फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक. हाँ. और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो किस में घूम रहा है, सर्कल में. सर्कल में घूमते टाइम उसको सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स खींचता है, सेंट्रीफ्यूगल. तो दोनों एक ही हुए ना. हाँ, तो दोनों इक्वल कैसे नहीं? तो एक ही है ना वो नाम अलग दे दिया तुमने, काम तो एक ही कर रहे हो. अरे काम तो एक ही कर रहे हैं ना वो, हाँ. बस नाम अलग है. तुम एक तरह से बोल रहे हो कि ये रोटेट हो रहा है तो ये सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं. अब दोनों की वैल्यू सेम रहेगी. वैल्यू की सेम रहेगी. सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक की इलेक्ट्रिसिटी के दो पोलैरिटी की वजह से फोर्स लगा है वो, जो उसको सेंटर की तरफ खींच रहा है. तो हम ये अजम्पशन पे आ जाते हैं. यहाँ पे क्या अजम्पशन पे आ जाते हैं, अजम्पशन नहीं मतलब वो तो एक्चुअल पार्ट है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस केस में कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए. अब सेंट्रीपिटल फोर्स की अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, बचपन में भी था तुम्हें 9 तक. एम वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर्मूला आता है सेंट्रीपिटल फोर्स का. और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बताया कूलम्ब लॉ से. कूलम्ब लॉ क्या रहता है, 1/4πε0 पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. अब यहाँ पे दोनों चार्जेस जो है बेसिकली वो चार्जेस है ई, तो हमने ई चार्जेस कंसीडर कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. तो हमने दोनों को कंसीडर किया इक्वल. कंबाइंड चार्जेस है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है. हाँ. ठीक है, तो डबल हो जाएगा. हाँ. तो चार्जेस सेम है, मास अलग अलग होता है. मास 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 में बहुत डिफरेंस आता है इसके. अप्रोक्सीमेटली चार्जेस दोनों के कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है. तुमने सुना होगा ये वर्ड सुना है ना. हाँ. एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इसका मतलब क्या, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज होगा. इसका मतलब क्या, दोनों कैंसिल कर देंगे. और एक ये भी चीज है. और दूसरी चीज है एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहता है. तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने पिछले टाइम, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हो तुम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो. और ये दोनों हमेशा सेम रहते हैं. किसी भी
किसी भी एटम में प्रोटॉन की काउंटिंग और इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग डिफरेंट डिफरेंट नहीं रहेगी। आयन नहीं है तो। हाँ, वो सेम ही रहते। हाँ वो आयन जब आएंगे तब की बात है वो। हाँ तो दोनों हमेशा सेम रहते हैं, तो सेम रहते हैं, और हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी रहते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, दोनों का चार्ज फिर कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। तो चार्ज दोनों का सेम है, मास दोनों का डिफरेंट है। प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। मास बहुत कम है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन चार्ज दोनों की तरफ सेम है। समझे क्या, अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहते हो। और 4 पाई के बाद क्या है वो? एप्सिलॉन नॉट, क्या रहता है वो? वो परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस रहता है। वो दिया रहेगा। हाँ, डेयर रहता है, उसकी वैल्यू पता रहती है। ये परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस बोलते हैं इसको। मतलब वैल्यूज की चेंज होती रहती नहीं, क्वेश्चन की। कांस्टेंट है। परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस बता दो वो क्या है। ठीक है, देखो, हम ना कोई भी रेफरेंस चीज को कंसिडर करते हैं हमेशा। जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये अगर दो चार्जेस है, तो ये हमारे बचपन में तुमने पढ़ा होगा, दो अगर पोल्स रहते हैं तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। इसकी वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे मैग्नेटिक फील्ड रहता है ना, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहता है। हाँ इसका इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो रेलवे में, रेलवे के जो तार रहते हैं ना ऊपर, हाई वोल्टेज तार, उधर लिखा रहता है कि इसके 3 या 4 मीटर के डिस्टेंस पे जाने का नहीं। अब तो तुम उसको जब पकड़ोगे तभी जाके करंट बैठना चाहिए ना तुम्हें तो, लेकिन 3 मीटर के डिस्टेंस में जाओगे तब भी उसको चिपका लेगा वो तुम्हें। और क्यों चिपका लेगा पता है, उसके बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बनी रहती है। वो हाई वोल्टेज जब किसी भी कंडक्टर से जाता है ना, तो इसको ओरेस्टेट का लॉ बोलते हैं। बचपन में पढ़ा होगा तुमने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड एक ही टाइम पे एक ही जगह पे चलती है। समझे क्या। और ये क्या करता है, तुम रेंज में चले गए उसके, उस फील्ड में अगर तुम समझो गलती से भी फील्ड में आ गए, तो खींच लेगा वो, चिपका देगा तुम्हें अपने आप मैग्नेट की तरह। समझे क्या, क्योंकि तुम भी एक चार्ज हो, क्योंकि तुम किससे कनेक्टेड हो, अर्थ से। अर्थ एक चार्ज, अर्थ अर्थ के पास न्यूट्रल रहता है। जीरो पोटेंशियल। हाँ, तो वो चार एक टाइप का चार्ज है वो। न्यूट्रल मतलब क्या हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव रहते हैं दोनों, तब तक नहीं, जो तब तक ट्रैवल नहीं होंगे जब तक उसको न्यूट्रल नहीं दिया जाता। तो हर घर में अर्थिंग रहता है, अर्थिंग रहेगा तो चार्जिंग चलेगा ही नहीं पूरा सिस्टम। तो अर्थ भी एक चार्ज रहता है। ठीक है, अर्थ भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, खुद खुद इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना वो। तुम्हें इसका कभी सवाल नहीं गिरा क्या, कि मैग्नेट तो मैग्नेट होता है, इसको नॉर्थ और साउथ से ब्लैक कलर का दिखता है, और तो पूरा ब्लैक है नहीं, मिट्टी है। तो फिर तो ये इतना बड़ा मैग्नेट कैसे हो गया, मून को खींच रहा है वो। तो अर्थ एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, अर्थ के सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी बहती बहुत बड़ी मात्रा में हीट की वजह से। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होने की वजह से उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, दोनों करता है। तो हमको शॉक क्यों नहीं लगता? हाँ, हमको शॉक क्यों नहीं लगता? शॉक लगने के लिए उतना तुम्हारा एरिया तो होना चाहिए कि तुम उसमें कुछ करंट प्रोड्यूस कर पाओ। जैसे एक कॉन्सेप्ट रहता है, एक अगर मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल का, उसकी तुमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, मतलब होती है उसके पास, बराबर है ना। और अगर तुम उसके पास कोई कंडक्टर लेके आओ, एक कंडक्टर मैंने वायर लाया, और ये मैग्नेटिक फील्ड को बहुत जोर से मैंने रोटेट इधर उधर मोशन में दे दिया इसको ऐसे, तो इसमें अपने आप करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्शन बोलते हैं इसको। इंड्यूस्ड करंट विदाउट कांटेक्ट, अपने आप करंट आ जाता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है तुम्हारा इंडक्शन, जो नहीं रहता क्या, ग्लास वाला, वो किचन में यूज करते हैं, कुकर में वगैरह। वो कांटेक्ट में नहीं रहता, फिर भी करंट प्रोड्यूस करके, हीट प्रोड्यूस करके, लॉस करके पूरा गर्म करके दे रहा है तुम्हें विदाउट कांटेक्ट। और इसके बहुत सारे एग्जांपल है। ये अगर ना होता तो ना मोटर चलती, ना जनरेटर चलता, ना कोई चीज नहीं चलती, पूरा इलेक्ट्रिकली नहीं चलता इसके। इलेक्ट्रिकल पूरा इसके अराउंड घूमता है। हम इलेक्ट्रिकल मैग्नेट का यूज करके मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते, और वो मैग्नेटिज्म इनडायरेक्टली दूसरे कॉइल में कन्वर्ट करते, वहां पे करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इसको इंडक्शन बोला जाता है। ये इंडक्शन के सारे सारे तुम्हारे जितने भी अप्लायंसेस है वो चलते रहते, फैन वगैरह जितने भी घूमते हैं ना, रोटेट होते, मोटर जनरेटर ये सारे इस पे चलते हैं। अभी ये टॉपिक है एक्चुअल में, हम लेंगे उसको, फिलहाल के बस इतना याद रखो। अभी ऐसा होने वाला था तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारा एरिया इतना कम है अर्थ के कंपेरिजन के इसमें, कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ना अर्थ की, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, वो तुम्हें कट ही नहीं करती, वो पास हो जाती तुमसे।
तो काय का करंट तो नहीं आता ना कुछ, तो मून पे आता होगा करंट, मून पे मून पे आता आएगा क्योंकि मून घूमता है ना फिर अटके, हाँ तो बड़ा मास है तो वो फ्लक्चुएट करेगा उसको, हाँ समझे क्या। मैग्नेटिक फील्ड फिर भी काम करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं काम करती। मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे भी खींचेगी तुम्हें। तो बात ऐसी है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, ये एप्सिलॉन नॉट होता है परमेबिलिटी इन अ फ्री स्पेस। इसका मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, जैसे कोई प्लस पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ जो खींच रहे हैं एक दूसरे को, तो इसकी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की तरह मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी क्रिएट हो जाती है ऐसे। समझ लो तुम ये नॉर्थ और साउथ पोल की तरह ही काम करता है वो, दो रहते हैं ना प्लस और माइनस, वो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ की तरह रहते हैं, सेम रहता है, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेप्ट। जैसे मैग्नेटिक फील्ड रहता है वैसे ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है एग्जैक्ट। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस रहती है ऐसे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, वैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी रहता है। अब ये डायग्राम तो देखा होगा ना बचपन में, कहाँ से आया ये डायग्राम, कहाँ से आया, कैसे पता चला ऐसे रहता है बोल के। अब बताऊंगा तो याद आएगा, कर चुके हैं बचपन में तुम इसको। हाँ डायग्राम कहाँ से आया मतलब। 7th 8th में था। हाँ एक कंडक्टर रहता है, कंडक्टर में से आई करंट पास करो, हाँ तो आई करंट पास करोगे तो अगर तुमने एक पेपर का टुकड़ा लिया इसके अराउंड ऐसे, और कंडक्टर कंडक्टर को उसमें से आर पार कर दिया ऐसे, और यहाँ पे अगर तुमने आयंस फिलिंग्स डाली, हाँ तो फिर पैटर्न बनेगा। हाँ तो याद आया अभी। हाँ तो पैटर्न वैसे क्यों बना, क्योंकि वो उस तरह से लाइन ऑफ फोर्स एक्ट करता है। हाँ तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा कैसे दिखाते, ऐसे जाके ऐसे दिखाते, हम्म है ना। हम्म ऐसे ही क्यों दिखाते, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते रहता है, इधर से भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते रहेगा, इसलिए वो फिलिंग पैटर्न उस तरह से बनती। तो इसका लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं उसको, जहाँ पे एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी, तो वैसे लाइन ऑफ फोर्स में अप्लाई होती हो। इसके कुछ रूल्स है, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। वो जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे उसका डिस्टेंस बढ़ते चलता है, तो जितना लाइन का डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी उसकी इंटेंसिटी कम होते चलेगी। जितना उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे लाइंस, उतना उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। ये सारे रूल दोनों के लिए सेम है, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा। इसमें और एक चीज है जो पूछी भी जाती है बहुत बार, कि जो जो ये होता है ना, समझो ये नॉर्थ और साउथ पोल है समझो, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से कहाँ पे जाते हैं, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ। तो बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ जा रहे हो, लेकिन अंदर से साउथ अंदर से साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर इनसाइड ऑफ द मैग्नेट बोला तो साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट बोला तो नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन में फर्क आता है उसके। और कोई लाइन कभी भी इनसाइड भी रही तब भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कितना भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख लो तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एज वेल एज, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल का भी रहेगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब कोई डाउट, हाँ। अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में आ जाए, जैसे अगर मैंने ये पर्टिकुलर एरिया में कंसिडर कर लिया, इसको एरिया लिया मैंने, और ये एरिया में जितनी लाइन ऑफ फोर्स आती ना ये, उसको बोला जाता है, अगर हम लाइन ऑफ फोर्स को एक पर्टिकुलर एरिया में बांट दे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स बोला जाता है। फ्लक्स का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड को खास तौर से इस वर्ड से बहुत बार डिनोट करते, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ गई है या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बढ़ गई है। अब बढ़ क्यों गई, क्योंकि ये जो बताता है ना फ्लक्स, ये क्या बताता है, कितने एरिया में कितनी लाइंस है। जितनी लाइन की संख्या बढ़ेगी उतनी फ्लक्स की संख्या बढ़ती है, फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती है, और फ्लक्स की वैल्यू बढ़ गई मतलब वहां पे मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्ट्रांग हो गई है। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स में हमेशा बात की जाती है मैग्नेटिक फ्लक्स इतना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना। ये फ्लक्स चीज समझे क्या, एरिया से बाउंड किया उसको, कितने एरिया में कितनी लाइन्स आती, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब कोई डाउट, हाँ। तो बहुत सारी वर्डिंग देखी तुमने आज। अब हम चलते हैं हमारी परमेबिलिटी की तरफ। तो परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस का मतलब होता है कि ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ना, ये फ्री स्पेस में किस तरह ट्रेवल करती है, उसको रिप्रेजेंट करने का जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। परमेबिलिटी, परमेबिलिटी का मतलब होता है परमिशन,
टू पास थ्रू द Medium. स्पेस मीडियम। बाकी मीडियम में वो अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाती, वो सबसे अच्छे से ट्रैवल कहाँ पे कर दिया है, स्पेस में, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता। तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड? सारी Magnetic. मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिकल। तो क्या होता है उसकी वजह से ये रेफरेंस माना जाता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाती है ना। फिर एब्सोल्यूट का मतलब समझता है क्या, कभी चेंज नहीं होगी वो। अगर हम यहाँ पे अर्थ पे ले ले तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर हमेशा बदलते रहता है, अमेरिका में अलग, इंडिया में अलग, दूसरी चीजों पे अलग, डेंसिटी बदलती रहती, डस्ट पार्टिकल आते रह जाते रहते, कोई गारंटी है क्या कि वो सेम जैसी कंडीशन रहेगी। तो हम फिजिक्स में, मैंने पिछले टाइम भी बोला, रिलेटिव चीजें होती है। रिलेटिव मतलब हम किसी के साथ कंपैरिजन करके हमारा फिजिक्स बनाते हैं हमेशा। ये दुनिया में फिक्स्ड है, कंपैरिजन की सिवा हो ही नहीं सकता ये दुनिया में चीज, फिजिक्स फिजिक्स बनता ही नहीं है। तो हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, और हम जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो चीज स्टेबल होनी चाहिए। अगर वो अनस्टेबल रहेगी तो पूरा पूरा कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं स्पेस में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किस तरह से जाएगी, इसके साथ कंपैरिजन चल रहा है। तो वो तो अभी चेंज होगा गया, स्पेस का तो सेम रहेगा ना, तो फिर उसके हिसाब से बाकी सारी चीजें कंपेयर हो। तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज बोला जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब क्या, जो कभी भी चेंज नहीं होती, एज पर कंडीशन चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू फिक्स्ड है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब एटम्स के अंदर भी मैग्नेटिक कहीं भी फील्ड रहती है। किधर भी जाके और रहेगी ना, क्यों नहीं रहेगी। हाँ, दो चार्जेस है तो क्यों नहीं आएगी। हाँ, प्रोटॉन, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसलिए तो वो घूम रहे हैं ना साथ साथ। हम्म, नहीं तो क्यों घूमते थे, अगर ये प्लस हो जाए ये प्लस हो जाए तो ये भेज देता था इसको बाहर। हाँ, दो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना, तो क्यों घूमेगा बाजू में, फेंक देता था ना बाहर। तो सारी चीजें इसी तरह से चलती है। ये तुम्हारा जो ब्रह्मांड ऊपर से दिखता है तुम्हें, वैसे अंदर है। हम्म, सन है, प्लैनेट घूम रहे, सेम न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जैसे सन सन रहता है, पूरा जो ब्रह्मांड है ना, जितना ऊपर है उतना नीचे है। ऐसा है, तो जितना नीचे चलते चलोगे उनमें उतना मिलते चलेगा, वो खत्म नहीं होता, नीचे भी और ऊपर भी, हम बीच में है। ऐसी बात है वो। तो इसलिए ना हमें ऐसा लगता है कि ऊपर ही बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं, नीचे भी बहुत ज्यादा है। एक बहुत बड़ा रिसर्च है अभी साइकोलॉजी में हुआ है शायद कुछ 2 साल पहले। तो उसने क्या बोला उधर, वो साइंटिस्ट ने, कि तुम्हारा जो ब्रेन है ना, उसका अगर हमने एक क्या बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से इमेज ली, ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड से इमेज ली, तो उसकी जो इमेज दिखती वो बिल्कुल ब्रह्मांड की तरह दिखती। तो वो बोल रहा है कि जितने ब्रह्मांड में तारे हैं ना, उतने तुम्हारी ब्रेन में न्यूरॉन्स है, उतनी संख्या है उनकी, जितने ब्रह्मांड में तारे रहते। तो न्यूरॉन्स की काउंटिंग वो चमकता है, फिर न्यूरॉन जहाँ पे दिखता है तो इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट करता है ना वो, तो इलेक्ट्रिक पल्सेस की वजह से ग्लो होते हो इस पिक्चर में। तो जैसे हमें स्टार सा लाइट दिखता है ना, उसी तरह से एग्जैक्ट वही पिक्चर तुम्हारे ब्रेन का भी दिखता है। तो बोलता है फिर कि उसने, मतलब बहुत बकवास थ्योरी हो, लेकिन हमारे काम की चीज ये है कि नीचे भी बहुत है और ऊपर भी बहुत है। जितना तुम ऊपर सोच रहे हो उतना तुम्हारे ब्रेन के अंदर है सिर्फ, इतना नीचे चले जाओगे उतना तुम्हें मिलते चलेगा, नई नई चीजें मिलती है। बीच में तो ऐसा है तुम्हारे डीएनए में, तुम एक बार वीडियो जाके देखो एक बार बायोलॉजी का, वैसे आदमी की तरह रहता है थोड़ा सा, ऐसे ऐसे दाने दाने से ऐसे बना, ऐसे दो दो पैर रहते हैं उसको ऐसे। वो बहुत अच्छा एनिमेशन है। वो डीएनए में एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाता है। इतना डीएनए की बात चल रही हो, डीएनए के अंदर है वो, तो सामान लेके जाता है वो, जैसे हम जिंदगी जीते ना वैसे जिंदगी जीते हो। तो ये यहाँ से उठाने का उधर लेके जाने का, तो मैसेज सेंड करने का, ये सेंड करने का। तो वो बोल रहा है कि हमारी जिंदगी, मतलब हमारा जो वर्ल्ड है, वो एक्चुअल में हम भी किसी के ब्रेन का पार्ट हो सकते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में अगर ये सब चल रहा है तो हम भी तो किसी के ब्रेन का पार्ट होंगे फिर। तो बहुत अलग बात है वो, तो बहुत अलग सा हाँ? तो उसने बोला ना, वो तो बोल रहा है कि ब्रह्मांड का ब्रेन और तुम्हारा ब्रेन सेम ही दिख रहा है, तो तुम भी जैसे तुम्हारे डीएनए के अंदर आदमी जैसे दिखने वाले एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हो, इतना छोटा है वो कि वो देख भी नहीं सकते। तो अभी हमें दिख रहा है, उसके आगे तो और बढ़ेगा। तो ऐसा बोल रहे हो कि तुम भी फिर किसी के बड़े से शरीर का एक छोटा सा हिस्सा हो सकते हो। मतलब इसलिए तो फिर अभी ऐसे बोलने में उसको क्या फायदा मिलता है, उसको फायदा ये मिलता है कि तुम लाइट की स्पीड से जा ही नहीं सकते।
मतलब नॉर्मली क्या होता है ब्रह्मांड के रूल्स में, कैसा है, लाइट की जो स्पीड है जैसे सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इस स्पीड के ऊपर तुम जा ही नहीं सकते, इसको भी अटेंड नहीं कर सकते तुम, इससे कम ही रहोगे हमेशा, कितना भी ट्राई कर लो तुम, मैथमेटिकली प्रूव्ड है ये जिंदगी में हो ही नहीं सकता ऐसा कभी। अब अगर ये हो ही नहीं सकता तो इसको क्या बोलोगे तुम, ये तो प्रोग्राम्ड है फिर। अब जैसे गेम में रहता है, हाँ अगर मैंने बोल दिया आशीष के आगे जाएगा ही नहीं हो, तो जाएगा ही नहीं ना हो, तो कुछ भी कर लो जाएगा ही नहीं हो। तो ये प्रोग्राम रहते हैं, ये प्रोग्राम में कैसे रहता है, तो ये ऐसे बहुत हॉलीवुड वाले ने पिक्चर भी निकाले, बहुत अलग अलग साइंटिस्ट थ्योरी बनाते रहते हैं, तो अलग अलग चीजें, तो किसी का कहना है कि ये तो ऐसे प्रोग्राम की हुई हमारी लाइफ है, कि वो प्रोग्राम हो गया है कि मैथमेटिक्स के हिसाब से चलता है, पूरी दुनिया मैथ्स के हिसाब से चलती है, और एक प्रोग्राम है, उसके बियॉन्ड तुम जा ही नहीं सकते, तुम कितना भी ट्राई करो, और जा ही नहीं सकते तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता फिर। और फिर ऐसे भी स्टार है कि जिनका लाइट हमारे तक, हमारी पृथ्वी तक आते आते पृथ्वी की लाइट खत्म हो जाएगी, हाँ तो पृथ्वी रहेगी भी नहीं, और तब तब जाके वो लाइट हमारे तरफ आएगा, तो उनको तो तुम ढूंढ ही नहीं सकते। तो उसके पीछे एक पैराडॉक्स है, कुछ तो भी नाम है उसका, कुछ तो भी नाम है उसका, वो बोलता है, साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला ना, एक स्टार जो बिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो गया था, उसकी लाइट हमको अभी दिखती नहीं वो तो है, कुछ कुछ तो आने ही वाले अभी, आई हाँ, नहीं है, हाँ वो तो खत्म हो जाएंगे तब जाके आएगी। हाँ तो अभी इसमें एक एक पैराडॉक्स है बहुत बड़ा, अगर लोग बोलते हैं, वो साइंटिस्ट ने बोला है पैराडॉक्स, कुछ तो भी नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ फिजिक्स में कॉन्ट्रडिक्शंस रहते हैं, मैथ्स में कॉन्ट्रडिक्शंस रहते हैं। तो वो पैराडॉक्स ये बोलता है कि अगर ब्रह्मांड में इनफाइनाइट स्टार्स है, मतलब इनफाइनाइट है ना, वो पता ही नहीं हमें कितना है, तो अगर इनफाइनाइट स्टार होते थे तो हमें हमारा ब्रह्मांड का जो जो स्काई है वो हमेशा ग्लो होता हुआ दिखता हाँ है ना, तो रात में ब्लैक क्यों दिखता है। अब अगर इनफाइनाइट स्टार अगर लाइट को भेजेंगे तो वो बड़ा फोकस बन जाएगा ना, हाँ तो ब्लैक दिखता है वो तो ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स बन जाता है फिर, समझेगा तुम्हें। नहीं लेकिन वो बहुत दूर दूर है। हाँ तो वही तो प्रॉब्लम है फिर हाँ उसी का उसका पैराडॉक्स का सॉल्यूशन वही है कि कुछ लाइट आते आते बहुत टाइम लग जाता है, तो बहुत दूर से है ना, वो लाइट आ ही नहीं रही अब तक। सर ऐसी भी कोई थ्योरी कि जो स्टार अपन अब आज देखते हैं वो कितने सालों पहले रहे होंगे फिर हमें आज दिख रहे बोले। तो है ना, अभी अगर हम देखेंगे कि भाई अभी जो सबसे हमारा पास वाला जो स्टार है ना, उसने अगर वहां पे अगर कोई लाइफ होगा भी, जो प्लैनेट बोल रहे हैं कुछ तो भी, हाँ तो उसने अगर हमें देखा अर्थ को, तो उसको डायनासोर दिख रहे होंगे अभी, हाँ 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 राइट तो अभी तो हम दिख ही नहीं रहे उसको, हाँ क्योंकि हमारा लाइट वहां तक जाने के लिए उतने साल लग जाते, तो मिलियन साल लगते, करोड़ों साल लगते, बहुत टाइम लगता है। तो हम जो उन्नत टेक्नोलॉजी अभी दिख भी रही है, तो हमें लग रहा है कि हम उन्नत हो गए, लेकिन उनको तो वो डायनासोर ही दिखेंगे ना, तो उनको उनकी तरफ तो लाइट जा ही नहीं रहा। तो वहां पे भी ऐसा है, वहां पे उन्नत होंगे भी एलियंस, तो भी हमें उनका बहुत पहले का दिखेगा, अब का नहीं दिखेगा, अब का तो लाइट आ ही नहीं रहा, तो ऐसा है। चलो, तो हम इस यहाँ पे आ जाते हैं, तो परमेबिलिटी ना फ्री स्पेस की बात चल रही थी, तो परमेबिलिटी में फ्री स्पेस का मतलब होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करने वाला इंडेक्स, ठीक है। हाँ, तो ये इसके एटम्स के बीच में क्या रहता है? बीच में कुछ नहीं रहता है, स्पेस रहता है, वैक्यूम की तरह। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हाँ वैल्यू हाँ, इसकी वैल्यू रहती है, ये पूरी इसकी वैल्यू है 1/4πε0 की वैल्यू रहती है, 9 × 10⁹ इसकी भी वैल्यू रहती है, लेकिन हम क्यों निकालें अगर हमें टोटल वैल्यू पता है तो, ठीक है। न्यूमेरिकल के टाइम बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ये ई का मतलब होता है दोनों का चार्ज अगर सेम है, तो फिर मैं Q1 और Q2 की जगह पे E × E ले सकता हूँ। फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2/r², बराबर है कि नहीं। ये Q1 Q2 क्या था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज, दोनों का चार्ज कैसे रहता है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो मैं Q1 Q2 की जगह पे E × E बोला तो कुछ गलत हो जाएगा क्या, नहीं तो E × E का मतलब, तो ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर आ गया ना, हाँ तो ये बन गया फॉर्मूला, समझा, समझा या नहीं समझ। समझा। और ये डी आर का मतलब होता है इनके बीच में का डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आर बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस, उसका स्क्वायर करने का। अब ये बोल रहा है कि भाई दोनों की वैल्यू को तुम इक्वेट कर लो, क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो ये डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है फिर हेटेरोन। dynamically stable orbits, Fc, static force, देखो इसने क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट करके रख दिया,
रखा, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से उसे जो चाहिए वो निकालेगा, उसको वेलोसिटी चाहिए वेलोसिटी निकालेगा, उसको रेडियस चाहिए रेडियस निकालेगा, उसको चार्जेस चाहिए चार्जेस निकालेगा, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा उसको। ठीक है, देखो अभी यहाँ तक उसने क्या क्या क्या, क्या निकाला है। देखो ये आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हो गए। यहाँ से उसने उन दोनों में का डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस कैसे निकाला, mv स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया, शिफ्टिंग किया है बस, इतना तो आएगा ना। हाँ 10वीं तक किया होगा। वी स्क्वायर निकाला, वी स्क्वायर भी है इधर, देखो ये मास को उधर शिफ्ट कर दो, रेडियस को उधर शिफ्ट कर, डिस्टेंस को उधर शिफ्ट कर दो, वी स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूले रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो, और ये भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, क्योंकि इसका फॉर्मूला पता रहता है, इसका फॉर्मूला पता रहता है, दोनों को इक्वेट कर दो, उसमें से बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाती है। उसमें से हमें वेलोसिटी निकालने को बोलते हैं वो आ जाएगा, उसमें डिस्टेंस निकालने को बोलते हैं वो आ जाएगा, उसमें मास निकालने को बोलते हैं वो आ जाएगा, चार्जेस निकालने को बोलते हैं वो आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। तो तुम्हें जो भी पूछा जाए वो निकाल सकते हो। फिलहाल उसने पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 या वी स्क्वायर रहता है। इसमें मास तो मास है, लेकिन वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकाली तुमने, वो इधर क्या कर दो, डाल दो, तो तुम्हें किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक याद रखो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। ये देखो कितना आता है उसका, तो अभी इसने यहाँ पे उसने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, उसके आई थी काइनेटिक एनर्जी ई स्क्वायर अपॉन 8πε/r, वो वैल्यू वी स्क्वायर के डालने के बाद। फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन कैसे रहता है पता है क्या तुम्हें, मैंने एक बार बताया था तुम्हें, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या रहता है। हाँ, देखो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। वो तो रहता है, लेकिन उनके फॉर्मूले भी एक जैसे हैं और बिल्कुल सेम दिखते हैं। तो हमेशा ना एक चीज रहती है, कभी भी काइनेटिक एनर्जी जो भी रहता है ना, उसको अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमेशा तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, समझे क्या। और बस साइन चेंज करना, हाँ मतलब -2ke, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है। और जो भी तुम्हारे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है ना, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू टोटल एनर्जी रहती है, बस माइनस रहती है। ये तीनों में हमेशा रिलेशन मेंटेन रहता है, समझे क्या। मतलब -2k इज इक्वल टू -k। हाँ मतलब तुम्हें दो फॉर्मूले मिले फिर इससे, एक टोटल एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिला, और पोटेंशियल एनर्जी का भी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिला। देखो मैंने अभी क्या बोला तुम्हें, मैंने बोला कि अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी तो तुम -2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ले सकते हो, और अगर तुम्हें टोटल एनर्जी चाहिए होगी तो तुम माइनस काइनेटिक एनर्जी ले सकते हो, समझे क्या। तो ये आउटपुट हो गया। कॉम्पिटिटिव में कभी कभी काइनेटिक एनर्जी बोल देते कि -2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो करेक्ट है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए उसमें। तो फार्मूले भी तुम इधर आके देखो, देखो ये मैच हो जाएंगे। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया, ई स्क्वायर अपॉन 8πε0r²। अभी तुम्हें अगर इसको पोटेंशियल एनर्जी में लाना है तो इसको बस माइनस करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 1 2, 2 4 8, तो -e²4πε0r। देखो आ गया ना। और अगर तुम्हें टोटल एनर्जी लाना है तो बस तुम क्या करो, ये इसको रहने दो वैसे का वैसा, बस साइन चेंज कर दो, तो -e²8πε0r आई वैल्यू। हाँ, तो बहुत आसान है इनका रिलेशन, तो बस फॉर्मूले अजीबोगरीब है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वैसे ही रहते हैं। अभी ये थोड़ा अलग टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से एटम्स का रेडिएशंस का पार्ट आता है, तो ये एक्चुअल में कोर पार्ट है इस चैप्टर का, अभी जो हम सीखेंगे सीरीज इसका।
एटम, हाइड्रोजन एटम्स का। अब तक जो था ना वो बस इंट्रोडक्टरी पार्ट था। इंट्रोडक्टरी का मतलब समझता है ना कि बेसिक बेसिक वाला एटम क्या होता है, कैसे बिहेव करता है, क्या रहता है, उसके बीच में फोर्सेस कैसे रहते हैं, उसका वेलोसिटी कितना रहता है, वो वगैरह। अभी हम सीखेंगे कि जो किसी भी सब्सटेंस को अगर हमने हीट किया, ठीक है ना, देखो नीचे से ये सब्सटेंस है, दिख रहा है, इस सब्सटेंस को क्या कर रहे हो तुम, हीट कर रहे हो। हीट करने की वजह से क्या हो रहा है, वो हीटेड हो रहा है। हीटेड होने की वजह से ये बाहर कुछ तो भी निकल रहा है, देखो दिख रहा है क्या, हाँ, है ना। इनको क्या बोलते पता है क्या तुम्हें, क्या बोलते हैं इनको, व्यवस्था है ना वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में निकलता है वो, क्या बोलते लेकिन उनको। ऑनलाईन माहिती कोणाला याला काय म्हणतात, कुठली गोष्ट गरम केली की त्याच्यातनं का बाहेर काय निघायला लागतं, प्रकाश तर निघतो, ते सांगू नका। त्यासोबत अजून एक गोष्ट आहे जी सर्वात महत्वाची असते, रेडिएशन्स, समजलं का, काय निघतात, तो रेडिएशन और हीट से भी रहता है ना, कैसे क्या, हीट रेडिएशन की वजह से आता है। रेडिएशन हीट को कैरी करता है ना, हीट और रेडिएशन सेम नहीं है, हाँ। हीट को कैरी करता है रेडिएशन, हीट अलग चीज होती है, हीट तुम नीचे से दे रहे हो, रेडिएशन उसको बोलते हैं जो कोई चीज हीटेड हो जाती है, वो उसको बिना टच करे तुम्हारे तरफ हीट भेज देगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करने लग जाता है, रेडिएट करने लग जाता है। जैसे सन है, सन क्या कर रहा है, सन पे हो रहा है, हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है उसके पास, बहुत सारे हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से बहुत ज्यादा हीट हो जाता, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से क्या होता है, दो हाइड्रोजन इकट्ठा एक बन जाते, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस, मुझे फ्यूजन नहीं तो फ्यूजन, ऐसे दो, हाँ, तो दोनों मिला के हेलियम बनाते, इस प्रोसेस का नाम है फ्यूजन, समझा, ये फ्यूजन होता है, फ्यूजन हीट क्रिएट होती है। उससे बहुत ज्यादा हीट छोड़ता है वो बात, हाँ। तो उसका एग्जिस्टेंस छोड़ के नया बना रहे हैं ना, उसने उसका एग्जिस्टेंस छोड़ दिया, एग्जिस्टेंस छोड़ने के बदले वो उतना हीट बाहर छोड़ता है, वो सारी हीट रेडिएशन के फॉर्म में कहां तक आती, अर्थ तक। और इसको क्या बोलते हैं हम, अर्थ के सनलाइट को क्या बोलते हैं, रेडिएशन है ना, बोलते हैं ना रेडिएशन आ रहे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रहे, ये आ रहे, रेडिएशन क्यों बोला, वो सन आ रही है इधर, उसकी रेडिएशन आ रही है इधर, तो वो जब कोई बहुत ज्यादा हीटेड हो जाता है तो वो बाहर अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडिएशन बाहर छोड़ने लगता है, तो बाहर जो छूटता है उसको रेडिएशन बोला जाता है। तो स्पॉन्टेनियसली इमिशन होगा, इमिशन जो होता है, इमिशन का मतलब बाहर निकलना, तो जो बाहर निकलता है और हीट को कैरी करके लेके जाता है उसको रेडिएशन बोला जाता है, समझेगा, समझेगा। ये फ्यूजन रिएक्शन है। फ्यूजन रिएक्शन पता है तुम्हें क्या होता है, फ्यूजन, FISSION, किसको पता है फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, मतलब ये तो कोई बड़ा एटम छोटे एटम में हो जाता है। हाँ, तो उसको डिसइंटीग्रेशन होना बोलते हैं। जैसे यूरेनियम का रिएक्शन रहता है, हाँ। एटॉमिक बॉम्ब रहते हैं, यूरेनियम 235 है, हाँ। बराबर है, स्प्लिट कर ये बहुत हेवी मास है, हेवी मतलब बहुत ज्यादा मास है उसके पास, हाँ। उसके ऑर्बिट उसको सस्टेन नहीं कर पाते, तो ये स्पॉन्टेनियसली खुद को रेडिएशन बाहर छोड़ने लग जाता है उसके मास को कम करने के लिए, समझ गए। तो ये जो बाहर रेडिएशन छोड़ता है ना, ये भी बहुत हार्मफुल रहते हैं हमारे लिए, लेकिन इसलिए यूरेनियम को रेडियम को कोई साथ में लेके नहीं घूमता। और ये यूरेनियम जब किसी न्यूट्रॉन से, अभी जैसे ये यूरेनियम पे जाके न्यूट्रॉन बम्बार्ड करने का, कौन, न्यूट्रॉन, हाँ, अगर हमने न्यूट्रॉन जाके बम्बार्ड किया, उस पर बम्बार्ड किया मतलब स्ट्राइक कर दिया, तो वो उसके मास को डिसइंटीग्रेट करके दो छोटे छोटे लाइटर मासेस में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे क्या, दो या दो से ज्यादा लाइटर मास, मतलब छोटे छोटे मास, 235 से लेके टूट जाएगा वो, दो छोटे छोटे दो बन जाएंगे, तो जब वो टूट के दूसरे दो मासेस में कन्वर्ट, दूसरे दो एलिमेंट में कन्वर्ट होता है, तो उसने उसका खुद का एग्जिस्टेंस छोड़ के दो नए बनाए ना, तो उसका मतलब ही वो एनर्जी बाहर छोड़ता है, उसको तुम एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं। अभी जो तुम फिलहाल एटम बॉम्ब वगैरह जो बात करते हैं ना, वो सब ये चल रहा है। अब हाइड्रोजन बॉम्ब भी आ गया, पता होगा तुम, नॉर्थ कोरिया ने बना लिया हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब का मतलब क्या हो गया, फिर ऐसे 1000 एटॉमिक बॉम्ब अगर एक जगह पे फूटेंगे तो उसकी जितनी एनर्जी आती है उतना एक हाइड्रोजन बॉम्ब खतरनाक रहता है, क्योंकि वो सन की रिएक्शन को डिपेंड करता है। अब सन कितना बड़ा रिएक्शन बना रहा है उधर, तो फ्यूजन बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट करता है, फ्यूजन उतनी एनर्जी क्रिएट तो नहीं फ्यूजन मतलब वो हाइड्रोजन बॉम्ब उस पे ही वर्क करता है। हाँ, तो उसमें कैसे रहता है, create हाँ,
उसमें कैसे होता है, बहुत ज्यादा 1 लाख टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है तुम्हें उसके लिए। 1 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब आएगा तब जाके फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो इतना टेम्परेचर लाने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीच में एक हाइड्रोजन बॉम्ब रखा, मतलब हाइड्रोजन के 2 कंटेंट रखे ऐसे, और उसके बाहर बहुत सारे एटॉमिक बॉम्ब रख दिए। समझे क्या? मतलब बहुत सारे यूरेनियम हाँ, ये यूरेनियम बाहर सारे एटॉमिक बॉम्ब है और बीच में हाइड्रोजन बॉम्ब है। ये फ्यूजन पे काम करता है, ये फिजन पे काम करता है। समझे? तो ये जो एटॉमिक बॉम्ब है उतना इतना इतना डेंजर नहीं रहता है। तो अगर किसी ने हाइड्रोजन बॉम्ब ट्राई किया, अभी तो किया नहीं किसी ने, लेकिन किया तो क्या होगा, तो ये होगा कि पहले एटॉमिक बॉम्ब फूटेंगे सारे लाइन में, जैसे तुम्हारे पटाखे फूटते हैं, फिर उतने एटॉमिक बॉम्ब उतना टेम्परेचर को क्रिएट करेंगे, फिर हाइड्रोजन बम आएगा। समझे क्या? और फिर वो तबाही करेगा सबसे बड़ी, तो मतलब बचेगी ही नहीं, फिर तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, तो कैसे क्या, 1000 अगर तुम फोड़ दो एक ही जगह पे, हाइड्रोजन बम टेस्ट किया है। टेस्टिंग अलग होता है और फोड़ना अलग होता है। मतलब तुम बड़ा मास लेके जाके जैसे नागासाकी पे वगैरह डालोगे तो वो जो होता है ना, अब नागासाकी पे डाला था, वो छोटा बम था, वो बहुत शुरुआती के फेज का। अब तो मतलब उससे कई गुना डेंजर बम आ गए। अब अगर ये आएंगे तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता फिर। तो रेडिएशन इतने फैल जाएंगे कि सारी कंट्रीज अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये कोई ट्राई करने नहीं देंगे अभी कोई किसी को। अभी तो पता नहीं, नॉर्थ कोरिया डेंजर है, तो वो हुकुमशाही में वैसा चलता नहीं है। तो ये ऐसी ही बात है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन पे काम करता है, ये फिजन पे काम करता है। ये दोनों रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अभी हम रेडिएशन पे चलते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वो हीटेड हो रहा है। तो कोई भी चीज जब हीटेड हो जाती है ना, तो रेडिएशन बाहर छोड़ने लग जाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के फॉर्म में। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी विंटर में ही रहेगा। विंटर में देखो तुम फायर पे जाके बैठते हो, तुम्हें नॉर्मली बहुत ठंडी जब आती है तो बाहर फायर वगैरह नहीं लगे थे, फायर तो लकड़ी वगैरह जलाते। तो अभी अगर तुम्हें ठंड बज रही है या ठंड लग रही है तुम्हें बहुत ज्यादा, तो तुमने जाके डायरेक्ट फायर पे हाथ रख देना था ना। फायर से दूर क्यों रखते तुम उसको? दूर रखते तब भी गर्म होता है। तो क्या हो रहा है, कोई भी चीज जल रही है ना, तो उसके एक पर्टिकुलर एरिया में वो क्या भेज रहा है, रेडिएशन। हाँ, क्या भेज रहा है, दिखते नहीं हो, लेकिन है, दिखते क्या, लेकिन गर्मी तो लगती है ना दूर से। तो तुम रेडिएशन में इधर जाके हाथ तुम खड़े हो, तो तुम्हारी तरफ सारे रेडिएशंस आके तुम्हें गर्मी दे रहे हैं। तो ये रेडिएशंस तुम फील करते हो, लेकिन तुम सोचते नहीं उसके बारे में। अगर मुझे गर्म होना था तो मैं डायरेक्ट फायर पे जाके बैठना था ना, फिर वैसे बैठते तुम जाके तो चलते हो गया ना। तो तुम थोड़ा दूर खड़े रहते, दूर खड़े रहने के बाद भी तुम्हारे पास हीट आती। वो हीट आ रही है इसलिए क्योंकि वो जो गर्म चीज हुई है वो रेडिएशन को बाहर छोड़ के तुम्हारी तरफ हीट ट्रांसफर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।